बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। आज एक नए शो के साथ हम हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, आपका दिन खुशगवार गुजरा होगा। मैं हूँ फातिमा ज़हरा और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सुबह बखैर जी, गुड मॉर्निंग। और आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए खाकसार उज़ैर मलिक भी यहाँ पर मौजूद है। और आज के दिन अगर आप नाज़रीन तसव्वुर करें, आप अपने घर में मौजूद हैं, अपने प्यारों के साथ मौजूद हैं, सेहतमंद हैं और बेहतरीन लाइफस्टाइल को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। बालाई इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। लोगों के आशियाने उजड़ गए, कई अफराद मलबे तले दब चुके हैं, कई लापता हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। और ऐसे में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है। इस पर आपको तफसीलन आगाह करेंगे। बिल्कुल ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि मजीद 2 स्पेल आएंगे मानसून के। और आपको ये बताते चलें कि आज मजीद हम प्रोग्राम में ख़वातीन के इंतहाई अहम मसले पर भी बात करेंगे, क्योंकि चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं उसकी वजूहात क्या हैं और उनसे कैसे उनको हम ट्रीट कर सकते हैं हर्बल टोटकों के ज़रिए, ये भी जानेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान की बासलाहियत और होनहार तालिबा से मिलवाएंगे जिसने तालीमी मैदान में दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया और कई रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का परचम फख्र से बुलंद कर दिया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे कि सियासी कशीदगी को कम करने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है और तहरीक इंसाफ के लिए क्या पैगाम आया है। इस पर माहिराना राय हासिल करेंगे और साथ ही प्रोग्राम में बात करेंगे अज़दवाजी रिश्ते की। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए या कोई गलत फहमी पैदा हो जाए, उसको मुस्बत और मौसर अंदाज में कैसे हल किया जा सकता है, इस पर हमारे साथ खुसूसी मेहमान होंगे। बिल्कुल। जबकि बच्चों के लिए डिजिटल स्क्रीन के इस्तेमाल के हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है जिसने माहिरीन तिब को हिला कर रख दिया है। स्क्रीन के बेजा इस्तेमाल से बच्चों को किन खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर माहिर तिब के मफीद मशवरे भी आज के प्रोग्राम में शामिल करें। और साथ ही दिलचस्प और वायरल स्टोरीज, वो वीडियोस, वो तस्वीर जो कि मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती हैं और उनके पीछे की जो कहानी होती है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। अगर इत्तेफाक से आपसे कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भरगिस भी आपने सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जाकर अपनी पसंद का कोई भी सेगमेंट जो है आप चाहें तो देख सकते हैं और तमाम प्लेटफॉर्म्स हमारे मौजूद हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मौसम की सूरत हाल से करते हैं। फातिमा बताइए मौसम की क्या सूरत हाल? चलें जानते हैं कि आज मुख्तलिफ शहरों में पारा क्या रहने वाला है। मौसमी सूरत हाल के बारे में जानते हैं। आपको बताते चले कि मुल्क भर में तबाहकुन बारिशों का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ तूफानी बारिशों ने पंजाब और सिंध का रुख कर लिया है। NDMA ने पंजाब में क्लाउड बर्स्ट का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि कराची समेत सिंध में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोहसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। आपको बताते चलें कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में गहरे बादल छाए रहेंगे। गिलगित का रुख करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सगर्दू की जानिब जाएंगे जहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 19 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। जन्नत नजीर वादी आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएंगे जहां पर बताया जा रहा है कि वादी के बेशतर इलाकों में बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के हवाले से आपको आगाह करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर की तरफ भी चलते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी कर दी है। गंधारा तहजीब के मरकज खैबर पख्तूनख्वा की कुछ बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर इस्लाम में बादलों का राज बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की तरफ जाएं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सवात में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सवात, बडग्राम, मानसहरा, पुनेर, मालाकंड, मर्दान, सबाबी, नौशहरा, पेशावर कोहाट, बनू, DI खान समेत गिरदो नवाह में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है।
और अब नज़र डालते हैं पंजाब के मौसम पर। आपको बताते चलें कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई तो की गई है, लेकिन खित्ता पोठोहार और वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में बादलों की लपेट में रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। NTMA ने क्लाउड बर्स्ट का खदशा भी जाहिर कर दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में पारा ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। मुल्तान की जानिब जाएंगे, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पर अक्सर इलाकों में बादलों का राज बरकरार है। दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान योब, मूसा खेल, कल्लात, बारखान, कला सैफुल्ला, पशीन और इसके अलावा खुजदार, छलमगसी, रसनी, लसपेला, पंजगोरा और गवादर समेत कई मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर मौसम अपना रंग दिखाने लगा है। शहर कायद कराची की जानिब जाएंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची और हैदराबाद समेत बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई भी करती है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद असला क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग की सतह में हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है। सैलाब ने कई शहरों को उजाड़ दिया। पेशावर, मर्दान, सवाद, DI खान, मालाखंड, खैबर, लोअरदीर, कोहाट, हरीपुर। तेज बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा इन इलाकों को। नदी नालों में इन बारिशों के बायस तुगयानी है और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कें और गलियां डूब गई हैं और पानी घरों में दाखिल हो चुका। बिल्कुल तबाही के ही मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं हर जानिब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 373 तक पहुंच गई है। 118 अफराद जख्मी हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी गई है, जबकि सूबाई हुकूमत ने बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र मुतासरा इलाकों में एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा मौसम की सूरत हाल क्या रहने वाली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर बाबर साहब। बहुत वेलकम करेंगे आपको। सुनो पाकिस्तान भी कहेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मज़ीद क्या देख रहे हैं आप, जैसे कि ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 मज़ीद स्पेल भी आएंगे, तो किस हद तक मुतासिर हो रहा है ये इस लाइस फेज से गुजर रहे हैं। जुलाई और अगस्त जो है वो पीक मानसून सीजन होता है, जिसमें मैक्सिमम रेनफॉल्स जो है हमारे पास रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी पिछले चंद दिनों से जो है खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर हिस्सों में और पंजाब के कुछ हिस्सों में एक्सट्रीम रेनफॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग के बायस जो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी ख़ास तौर पे आज के दिन खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में, पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों में जो है मज़ीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है, लेकिन कल से जो है जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है, सिवियरिटी है, वो किसी हद तक कम हो जाएगी। 2 या 3 रोज़ जो है वो उसकी सिवियरिटी कम रहेगी और उसके बाद फिर जो है मानसून जो है वो एट द एंड ऑफ द अगस्त जो है वो फिर रिवाइव करेगा। तो ओवरऑल मिड सितंबर तक जो है ये मानसून के स्पेल्स जो है वो ये जारी रहते हैं। मिड सितंबर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मानसून विंड्स जो है वो रिट्रीव करना शुरू करती हैं और इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ज़हीर से बिल्कुल ठीक है। ज़रा ये भी बताइएगा कि सर खैबर पख्तूनख्वा और जो दूसरे इलाके हैं, क्या खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई क्लाउड बर्स्ट के हवाले से इस तरह के साइंस या सिग्नल्स मिल रहे हैं? देखिए, हम बार बार इस चीज़ का यादा कर चुके हैं कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो मानसून सीजन के अंदर काफ़ी जो है वेरिंग होती है जी। और ख़ास तौर पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे, माउंटेनियस एरिया, सब माउंटेनियस एरियाज में हैवी डाउनपोर जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं।
क्लाउड बर्स्ट एक मेटोडिकल टर्म है जाहिर जो साहब कि जाहिर साहब हैवी रेन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मसला ये भी होता है जो देखने वाले हैं ना उनकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जिस हद तक हो सके उनको अगेन बता सके। तो अगर आप एक बार और बता दें व्यूवर्स को कि क्लाउड बर्स्ट की बेसिक वजूहात क्या होती हैं और किन इलाकों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। और ये वर्ड मतलब किस तरह से आया है और कौन सी बारिशों को ये कहा जा सकता है और किन को नहीं कहा जा सकता? देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो हम एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि यूज होती है एक्सटेंसिव रेनफॉल के लिए, ऑलमोस्ट मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन लेस देन एन आवर और 10 किलोमीटर रेडियस। तो ये मेट्रोलॉजिकल टर्म है। आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं फॉर हैवी और स्वेयर रेनफॉल के लिए। इसका क्लाउड के फटने से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह कि इसके नाम से शायद वो लोगों में इस चीज़ का तासर चला जाता है कि शायद कोई बादल फटते हैं और कोई इस तरह की बात होती है, लेकिन इसमें सच कोई बादल फटने का कोई वाक़या नहीं होता। बारिश जो है वो एक्सटेंसिव रेनफॉल होती है और एक्सटेंसिव रेनफॉल की वजह से खासतौर पर जो माउंटेनियस एरियाज हैं उसमें अगर एक्सटेंसिव रेनफॉल हो तो उसमें लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लडिंग जो है उसका जो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो हम पिछले देर देख रहे हैं वो जो एक तरह से इंटरलिंक्ड है, जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, फ्लैश फ्लडिंग्स होती हैं, उसके साथ जो लैंडस्लाइड्स होती हैं क्योंकि भुरभुरी मिट्टी हो गई भी होती है, ज़मीन जो है वो सख्त नहीं है बारिश की वजह से। तो जब पानी मूव कर रहा है स्पीड के साथ तो उसकी वजह से साथ उसके साथ डैब्रीज और बोलक्स और बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी वो सारी चीज बिल्कुल ठीक है। मतलब इसमें जो है क्लैरिटी आ गई है ज़हीर साहब के मतलब कम वक्त में किसी एक मखसूस एरिया के अंदर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। सर ये भी बताइएगा कि KPK में किन शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा अब भी मौजूद है? देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी हमारे सिटी सेंटर्स हैं आज का दिन है और उसके बाद मैंने कहा कि सिवियरिटी किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। पेशावर है, मर्दान है, नौशहरा, इन एरियाज में जो मेन सिटी सेंटर्स हैं, इस तरह पंजाब के सिटी सेंटर्स हैं, मुल्तान है, लाहौर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, क्योंकि इन एरियाज में मानसून सीजन का ये एक ना क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें भी है मानसून सीजन की, आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाती है, सब सरफेस वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, डैम्स भर जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी एसोसिएटेड है जिस पर अर्बन फ्लडिंग है। खास तौर पे कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि जो हमारे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बिग सिटी सेंटर्स हैं, उनके अंदर अगर शॉर्ट टाइम एक्सटेंसिव रेनफॉल हो जाए तो पानी इनंडेट कर जाता है, अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। जब तक मानसून सीजन है तक हम उज़ैर देख रहे हैं कि अभी ये वाला स्पेल जो है मानसून का उसके खतरात मौजूद रहेंगे। KPK में ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मेरे ख्याल में सवाल का भी थोड़ा आहिस्ता जो है ये सिलसिला टूटना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल सवात का हम लेते हैं। सवात की सूरत हाल भी जो है वो खासी ख़राब है और उससे मुतालिक आपको अपडेट देते हैं। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कुछ इलाकों का नाम ले लें तो उनमें ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, रहीमाबाद और मंगलोर समेत मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। सड़कें बह जाने से कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि राब्ता ही बहाल नहीं हो पा रहा। 4 दिन से वहाँ पर बिजली मुनक़ता और मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक सवात में बारिश से 400 मकानात अब तक मुतासिर हुए हैं और कई घर ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 124 तालीमी इदारे मुतासिर हुए जबकि 3 मुकम्मल तबाह हुए। तूफ़ानी बारिशों से 22 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों तक रसाई और मदद की कोशिशें ताहाल जारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि सवात की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुकामी रुकन अदनान बाचा साहब। अदनान, सुनो न्यूज़ में आपको वेलकम कहेगा। हम देख रहे हैं कि सवात में तो बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं मौसमी तब्दीलियों के बाद। क्लाउड बर्स्ट से भी शदीद सवात मुतासर हुआ है, तो इस वक्त सवात में इमदादी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर कितनी टीम्स मौजूद हैं? क्या कार्रवाई की जा रही है उनकी जानिब से? जी बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि आज 5वां दिन है और स्वात में इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो ताहाल जारी है। इमदादी सरगर्मियों में स्वात के जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं, WSSC है, TMAs है, इसके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया है, सिविल डिफेंस है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो मकामी रज़ाकार टीमें हैं या मुतासरीन है वो अपनी मदद आपके तहत भी इन सफाई के कामों में मसरूफ़ है। हत्ता कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, मुतासरीन हैं, जिनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि सरकारी मशीनरी ज़्यादातर इलाकों में अभी तक पहुँची ही नहीं और ज़्यादातर इलाकों में अभी तक सफाई का अमल शुरू भी न किया जा सका। इसके साथ साथ मिंगोरा सिटी जो स्वात का सबसे बड़ा शहर है और मरकजी शहर है और मलाकन डिवीज़न का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, तकरीबन 15,000
घर ऐसे हैं जो इन सैलाबी रेलों से मुतासिर हुए हैं और 1 लाख आबादी के करीब लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। नुकसानात की अगर हम बात करें तो तकरीबन 22 अफराद अब तक उनके डेड बॉडीज जो है वो मिल चुके हैं, जबकि तकरीबन 185 घर ऐसे हैं जिनको पार्शली नुकसान पहुंचा है, जबकि 51 मकानात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ 65 यानी 65 सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक 5वां दिन है, तकरीबन 5 फीडर्स ऐसे हैं बिजली के जिस पर बहाली का काम जारी है, लेकिन जो फ्लड हिट एरियाज है जहां पर सैलाब आया है वहां पर अभी तक बिजली बहाल न की जा सकी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला अब स्वात के अवाम को यह है कि यहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स का इशूज आ रहा है। पहले ही दिन से जब सैलाब आया तो उसके बाद अभी तक मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट की सर्विस जो है वो बहाल नहीं हो सकी। मुतादिद इलाकों में सुई गैस की फराहमी की भी मुअत्तली की शिकायत मौसूल हुई है, जबकि इसके साथ साथ जो सड़कें हैं तकरीबन 36 के करीब सड़कें और पुलों जो है वो भी सैलाबी रेलों में बह चुके हैं। तो मुश्किलात बहुत है, पानी साफ पानी की फराहमी का मसला है, खाने का मसला है। और हम आपके साथ इजहार यकजहती भी करते हैं। बताइएगा कि इंतज़ामिया का किरदार कैसा है, मतलब जो मलबा हटाने का काम है, जितने भी इमदादी काम वहाँ पर होना है, उसमें मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत ही सारे ये अमूर सर अंजाम दे रहे हैं या फिर इंतज़ामिया की मदद भी शामिल हाल है? अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया की जो आला अफसरान है या जो मुख्तलिफ इदारों के अफसरान हैं, हमारे MPs MNAs है या सिटी मेयर है या दीगर जो ओहदेदार है, वो आते हैं, दौरा करते हैं, टिकटॉक और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनवा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरे ख्याल से 70% काम जो है, जो हमने देखा इन 3-4 दिनों में, 70% काम मकामी लोग और मुतासिरीन अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी सिर्फ यही कर रही है कि मलबा एक ही मोहल्ले में मलबा एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपने सरकारी मशीनरी की बात की है तो मैं बताया कि आपके लिए 4-5 दिन से ये दुश्वारी का सामना है। हम लोग फुटेजेस भी देख रहे हैं, काफी हद तक दिल दहला देने वाली हैं। ये बताइएगा कि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसाइल कौन कौन से दरपेश हैं, क्योंकि हम देखते हैं मशीनरी पहुंचने में भी तो जाहिर सी बात है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और जैसे आपने कहा कि इंटरनेट सर्विस भी वहाँ पर बहाल नहीं है, तो मजीद कौन सी ऐसी दुश्वारियां हैं जो फेस करनी पड़ी हैं आप? मजीद दुश्वारियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मसला जो है, जो मेन रास्ते हैं, मेन शाहराह है, वो अभी तक बंद पड़ी है, वहाँ पर मलबा पड़ा है, उसको उठाने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। दूसरा बड़ा मसला जो है इन मुतासिरीन के खाने पीने का है, साफ पानी की फराहमी का है, इनके शेल्टर का है, इनके कपड़ों का है, इनके जूतों का है। तो यही मसाइल है जो ज्यादातर मुतासिरीन इनसे दो चार है, मसाइल और साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ पर पानी खड़ा हो वहाँ पर इस तरह से फिर जो हमारी अमराज हैं वो भी जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के जो मच्छर हैं वो भी यहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। हाँ, साफ पानी पीने के लिए नहीं है, इंटरनेट नहीं, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उस तरह से दूसरे शहरों से भी हेल्प नहीं मंगवा सकते, यानी आप अपना हाल भी किसी को नहीं बता सकते कि बीत क्या रही है। और इसमें इंतजामिया का जो किरदार है वो इंतहाई कम है, और साथ ही जो वहाँ के मकामी सियासतदान है वो बता रहे हैं कि उनका किरदार जो है वीडियोस के लिए आपको नहीं जाना चाहिए की हद तक जो है ना वो। और ये तो एक ऐसी इस वक्त सूरत हाल का सामना है कि इसमें सियासत को बिल्कुल पीछे छोड़ना चाहिए। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनों को बचाने का है और जिस हद तक हो सके उसके लिए कोशिशें सबकी जिम्मेदारी करने के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, आप हमारे साथ में देखते रहें सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब एक बड़ा ख़ास सेगमेंट है ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन की सेहत की बात होने जा रही है जी। अक्सर ख़वातीन के चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इस परेशानी से निजात के लिए कोई थ्रेडिंग करवाता है, कोई वैक्सिंग करवाता है, और कोई नई ख़वातीन जो हैं वो महंगे तरीन लेज़र ट्रीटमेंट तक का सहारा ले लेती है, मगर ये सब वक्ती और महंगे हल ही साबित होते हैं। और बिल्कुल हमारी तो कोशिश होती है कि आपको सस्ता जो इलाज है, जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाए। तो आपने आज भी परेशान नहीं होना, क्योंकि गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के मौसर और आसान हल आपके अपने किचन में ही मौजूद हैं। कुदरती जड़ी बूटियाँ और घरेलू टोटके ना सिर्फ आपके पैसे बचाते हैं बल्कि आपकी जल्द को नुकसान पहुँचाए बगैर आपके चेहरे को खूबसूरत भी बनाते हैं, और साइड इफेक्ट भी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। और चेहरे के गैर जरूरी बालों से निजात पाने के आसान और कुदरती तरीके क्या हैं, इसी पे बात करने के लिए मारूफ हर्बलिस्ट
नईमा आपा ने हमें ज्वाइन कर लिया शो में। नईमा आपा वेलकम कहेंगे आपको, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले भाई नाइस। हमें ये बताएं नईमा आपा, मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैंने आपको बताया मेरे तो पेट में है दर्द। आज आपके पेट के दर्द का भी इलाज होगा, साथ में हम अपने बाल इसके पेट के दर्द का आप इलाज करने वाली हैं, आप खुद नाश्ता करने वाली। मैं देख रहा हूँ योगर्ट है, साथ इसबगोल है, शहद भी है, चीनी किचन भी है, सज चुका है। नाश्ता होने लगा मुझे। आज हम बातों में पेट का इलाज भी करेंगे। अगर ये मौसम इस तरह का डायरिया इसमें बहुत हो रहा है, उसका भी इलाज होगा। लेकिन इन इलाज के साथ साथ, क्योंकि जो आज का टॉपिक है कि बच्चे बच्चियां बहुत परेशान है, एक हमारी जो डाइट है वो बहुत चेंज हो गई, उससे हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि बाल जो है बहुत ज्यादा चिन पे, चीक्स पे, ये चीक्स के एरिया तक कवर कर रहे हैं बाल। हाँ जी, बहुत अनवांटेड हेयर जिनको हम बोलते हैं, जिनको पसंद नहीं करते, और बड़े सख्त से बाल आ रहे हैं। एक्चुअली इलाज मैं उनका करने लगी हूँ इन दो चीजों के साथ। आप लोग हैरान होंगे, दुनिया पेट का इलाज करती है, पेट का भी डेफिनेटली इसमें इलाज है, लेकिन साथ में इसका सिर्फ आप लोगों की स्किन के ऊपर से बालों को रिमूव नहीं करेगा। साथ में आप लोगों, जिस तरह आप वैक्स करते हैं, वैक्स करने के बाद फौरन से एलर्जी होती है, या तो आप लोगों को कोई फौरन से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिस तरह हमने कभी वैक्स नहीं की, मैंने भी नहीं की, आगे मेरे बच्चियां भी नहीं करती हैं, हम बहनें कोई भी नहीं करते, क्योंकि हमें एलर्जी नहीं, हम वैक्स नहीं करते कभी भी। तो ये है कि हमने इसी तरीके से ही कुदरती तरीके किए। अल्लाह का शुक्र है, बाल जो है भी तो वो ऐसे माइल्ड है कि नजर ही नहीं आते। बिल्कुल उससे ये जरूरी नहीं कि आपका जो मोटा बाल होगा वो उतर जाए, वो खत्म हो जाए, नहीं, आपके बाल जो आहिस्ता आहिस्ता, देखें जब एकदम से आप अपनी स्किन के ऊपर वैक्स लगा के जब स्किन को खींचते या लेजर करवाते थे, एक तो पेनफुल होते हैं, एक फिर ये कि जेब पे भारी होते हैं। तो मैं ऐसे हर्बल मुफीद ही टोटके लेके जो आपकी जेब पे भी ना भारी हो, ठीक है, और आपके किचन के अंदर से ही हो। मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, तो मैं नेचुरल तरीकों से ही आप लोगों को इलाज बताती हूँ। सबसे पहला जो ये मैं करने लगी, जिसको आप नाश्ता समझ रहे हैं, ये नाश्ता नहीं, ये आपकी स्किन के सिर्फ बालों को कमजोर और आहिस्ता आहिस्ता, कोई तरीका ये नहीं मैं बता रही कि फौरन से जैसे आपने ये रेमेडी लगाई है, ये आपने इनमें से कोई लगाई तो फौरन आपके बाल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। अगर मैं प्रोसेस है लेकिन हेल्दी है और इसके बेनिफिट बहुत लॉन्ग है, इफेक्टिव बहुत है, इफेक्टिव बहुत है। मैं आप लोगों के सामने बैठी, मैंने बताया है ना कि हमने कभी वैक्स नहीं की। तो ये तरीका वो तरीका है कि आप लोगों के बाल सिर्फ इससे ना के कमजोर होकर आहिस्ता आहिस्ता 8-10 एप्लीकेशन में कम हो जाएंगे, बल्कि आपकी जो स्किन है, ये देखिए आज मैं रिंग वगैरह इसीलिए नहीं कुछ भी लेके आई कि मैंने कहा मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए इसबगोल और दही सादा, ठीक है, खाना नहीं है, लगाना है। हाँ, ये खाएं भी लगाएं भी, ठीक है। देखिए ये देखिए सादा दही घर का जमा हुआ, ठीक हो गया। ये प्रोमिनेंट मैंने इसीलिए किया, बड़े डब्बे में थोड़ा लेके ताकि आप लोगों को याद रहे। आप इसबगोल लेके आई थी, ठीक है। ये 3 चम्मच दही लिए मैंने, उसमें छोटी 1 चम्मच ये वाली इसबगोल की डाल दी है, ठीक है। अब ये देखिए ये फूल गया इस तरीके से। जब आपने खाना होता है तो थोड़ा सा दही इसके अंदर ज्यादा होता है। ये आपने इस तरीके अच्छा लगा, इसको बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में, 5-6 दिन रखा रहे। अच्छा, अब ये करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना सा लिया, ठीक हो गया। लेट से ये इधर है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये आपने लगाना यूं है और इसको रब ऐसे करना है। अब ये स्लाइमी सी पेस्ट फील होगी आपको कि ये स्लाइमी सी पेस्ट है, लेकिन जब आप इस अमल को करते रहेंगे, इससे ना सिर्फ आपके बाल वीक होके आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएंगे, बल्कि आपकी जो स्किन है वो ब्राइट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, स्किन ब्राइट भी होगी। हाँ जी, ये नहीं है कि जिस तरह वैक्स करवाते हैं ना, वैक्स के बाद जब बाल निकलते तो वो बहुत ही भद्दी मुझे शक्ल लगती है, हमें बहुत चिढ़ है उससे, हम नहीं करवाते। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा, लाइट भी करेगा। आप फेस पे भी लगाएं, आप हाथों पे भी लगाएं, आप बाजुओं तक पूरा लगाएं। और आप शुरू में आप जो जिक्र करी थी, जो लोग ये करवा लेते हैं चले वैक्स, और उसके बाद जो उन्हें एलर्जी वगैरह होती है, एलर्जी जो उसके लिए भी यही साजगार है, और ये नहीं, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ योगर्ट लगाएं आप, अगर एलर्जी हो जाती है तो। अगर एलर्जी हो जाती है तो आप सिर्फ सिंपल योगर्ट का एक कोट करें, उसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये चिपक गया। ये सिर्फ आज मैं पूरा प्लान करके आई थी, मैंने कहा ऑडियंस इतनी अच्छी है, इतना अप्रिशिएट करती है, और सबसे अच्छी बात ये है उज़ैर कि लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे। ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहती कि मुझे फॉलो करें, मैं कहती हूँ मेरा ये जो है बैक टू नेचर ये पूरा हो रहा है कि लोग इन पे अमल करते हैं, ये पूरा हो रहा है। अच्छा, दूसरी अगली बात जो मैं करूंगी, ये मेरे हाथ पे लगा रहेगा, कितनी देर के लिए लगा रहने देना है? ये लगा नहीं रहने देना, मैंने अगले ये करने इसलिए लगा रहने देना, आपने बस इसको मसाज करते रहना है, ठीक है ना। हाँ, ये अगली बातें मैं आपको लोगों को बताने लगी, इसलिए ये लगा रहेगा। अच्छा, साथ साथ में ये भी लगा रहेगा। अगली चीज की तरफ हम आते हैं, ये है बेसन। जमाना कदीम से हर खवातीन जो थी, हर घर में खूबसूरती होती थी, हुस्न बिखरा हुआ था, ठीक है। कोई मेकअप नहीं होते थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं होते, नेचुरल ट्रीटमेंट होते थे, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि जिनकी स्किन
ड्राई है, ठीक है, वो सिंपल योगर्ट के अंदर या कच्चे दूध के अंदर सिर्फ बेसन पतला घोल के, अच्छा। बहुत थिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपने उसको स्किन पे लगाना है। सिर्फ फॉर्मूला जो है वो एक है इसके अंदर के आपने अपर डायरेक्शन मसाज करना है, ओके, ठीक है, ये लाइट हैंड करना है, ठीक है, ये इधर करके दिखा देती, ये लाइट हैंड होना चाहिए और ये आपका थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, 8-10 दफा में, पहली दफा में 10% बाल उतरेंगे, आप लोगों को फील भी नहीं होगा, ठीक है, हल्के हल्के से। पता क्या, हमें जब ये शौक होता था ना कि नहीं उतरने चाहिए, तो वो पैचेस से बन जाते थे, लिटरली वो बाल उतरते थे। जब वो बाल उतर गए, हर अमल के बाद जिनके अनवांटेड हेयर ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन्होंने ये करना है कि जब जैसे जिस टाइम भी आप ये करेंगी ना, आपको फील हुआ कि हाँ मेरे 10% बाल मास्क में भी उतर जाते हैं, फील चेहरे पे भी हो जाता है कि पैचेस से बन जाते हैं हल्के हल्के से, तो उसके बाद फौरन से ये फटकड़ी, अच्छा, ये बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा जादू है बालों को खत्म करने के लिए। ये पहले हम करते थे कि तवे के ऊपर इसको खिल कर लेते हैं, खिल करके, तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, तवे के ऊपर इसको खिल करे, पानी बन जाएगा, फिर बाद में फटकड़ी फूल जाएगी, तो उसको फूली हुई को, हाँ, उसको पाउडर कर ले, पाउडर कर पानी फूलेगा आपा, हाँ, नहीं वो पानी पक जाएगा, हाँ, वो पानी फूल जाएगा, सॉरी आप सही कह रही हो, वो मोटी सी एक लेयर सी बन जाएगी, उसको आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद उसका पाउडर बना के रख ले। जैसे ही आपको लगे कि आपने फेस वॉश किया है, फौरन से उस फटकड़ी को आपने रगड़ लेना है। अच्छा। इंशाल्लाह आपके जहां से बाल उखड़े वहां से आएंगे, नहीं आएंगे तो ऐसे आएंगे बिल्कुल माइनर से कि नजर ही नहीं आएंगे, कि फील ही नहीं होगा कि हाथ पे है। दूसरी बात कि अगर आपको बहुत ज्यादा मोटे बाल हैं आप लोगों की, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हमें प्रॉब्लम है कि हमें वैक्स करवानी ही करवानी होती है, तो उसके लिए सिर्फ क्या है कि चीज़ों का सबको पता है, आप लोगों को पता फटकड़ी लगाते हैं, लेकिन ये मैं आज खास तरीका आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जैसे आप लोगों ने वैक्स की है जी, पाउडर दूसरे हाथ में तैयार होना चाहिए। अच्छा, सही पाउडर है। क्योंकि जब वैक्स करते हैं तो जब बाल उखड़ते हैं तो उसके अंदर से जो एक स्लाइवा निकलता है ना, जो एक पानी सा निकलता है, जैसे ही जड़ खाली आपने फौरन फटकड़ी का लेप कर देना है, फौरन से पाउडर फॉर्म में होगी, वो जड़ती रहे, यहाँ है, जहाँ भी अनवांटेड हेयर जो भी आप साफ करना चाहते हैं, आपने वैक्स की, साथ में फौरन से इतना रगड़ देना है कि वो हल्की हल्की से आपको ये लगे कि शेल होगी ये जगह। 3 एप्लीकेशन कर लें सिर्फ, 3 एप्लीकेशन में आपको 70%, 50 नहीं 70% फर्क पड़ जाएगा। अभी देखिए ये हो गया, इस तरीके से आप लोगों ने इसको उतार देना, आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और हाइड्रेटेड लग रही है, हाइड्रेटेड। ये वो है कि पेनलेस अमल है, पेनलेस अमल है। और एक आज फ्रूट जो है, फल जो है मुझे मिला नहीं है, एक दरख्त है उसका फल है, इंशाल्लाह वादा रहा इसी प्लेटफॉर्म पे मैं जिस वक्त जिस मौसम में वो फल आएगा मैं आऊंगी, और सिर्फ 3 एप्लीकेशन में आपके हर लेजर का इलाज होगा इंशाल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमें तो वादा में मिल गया। ये तो आपका बड़ा अच्छा टोटका है, एक तो पेनलेस है और पेलेस भी है। पेलेस सही बात है। उज़ैर बस आज सुन के आप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उज़ैर के काम की चीजें नहीं है ना। नहीं, मैं रदीफ काफी मिलाते थे, उज़ैर मिलाने लग गया। अच्छा, आप जैसे आपने लेजर की ही बात की है, थोड़ा सा ये भी बता दें क्योंकि आप तो नेचर को ज्यादा प्रमोट करती हैं और वो काफी ज्यादा बजट पे भी आपके अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है। तो जो लोग लेजर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, हमने ये भी देखा कि अगर वो सही जगह से नहीं करवा रहे, उनके बाल ज्यादा हो रहे हैं, तो बहुत उस बारे में लोगों को सजेशन दें। सजेशन तो मेरी देखो, मेरा तो स्लोगन ही बैक टू नेचर, तो आप लोग बेसन का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बेसन है, बेसन के साथ में देखिए ये रखी है माश की धुली हुई दाल, वाह वाह, उड़द की दाल जिसको बोलते हैं, माश की धुली हुई दाल है। इसको आप लोगों ने इसका पाउडर लेना है 1 चम्मच आप लोगों ने लेना है बेसन, ठीक हो गया। उड़द की दाल के अंदर लुब्रिकेशन इतनी होती है कि वो चिपक जाती है ना, तो फिर वो सिर्फ उखाड़ के ही उठती है, ठीक है, हाँ जी। तो आप दूसरी चीज लेनी है शक्कर, 3 चीजें हैं, 3 चीजों का मिला के देखिए ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है, ठीक है। ये पाउडर सेम रखनी है, क्वांटिटी सेम रखनी है, ठीक है, क्वांटिटी सेम रखनी है। कच्चा दूध लेके कच्चे दूध के अंदर मिक्स करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको पानी में मिक्स कर लिया तो ये जो दाल है ये चिपक के हटेगी नहीं, फिर आप कहेंगे आप पेन फुल बता गई है टोटका, ठीक है। तो ये कच्चे दूध में मिक्स कर ले या दही में कर ले। इसको ये करना है कि लगा के इस तरह नीचे की तरफ लगाना, इस तरह वैक्स वाले लगाते हैं ना कि वैक्स यूं नीचे की तरफ लगाने, उल्टा उखेड़ते हैं, आप लोगों ने इस डायरेक्शन में इसको लगाना है, लगा के तकरीबन 20 मिनट इंतजार करना है। 20 मिनट के बाद ये सेमी ड्राई हो जाएगी। सेमी ड्राई होने के बाद फिर आपने सर्कुलेशन इस तरीके से इसको उसको क्या कहते हैं, उसको मसाज करना है। जब मसाज करेंगे तो बस फिर ऊपर की तरफ आप इसको करते रहे, अपर डायरेक्शन में करते रहे, तो वो ये होगा जो जिनके बाल ज्यादा हो जाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक ही बात करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता
अगली चीज आती है इसके अंदर आंबा हल्दी। बस स्पीड में बताना है, आपका टाइम हमारे पास हाँ ठीक है। आंबा हल्दी को लेमन के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके, अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप लगाएं। उससे ये होगा कि आपके बाल जहाँ से रिमूव होते हैं ना, एक निशान बन जाते हैं, वो निशान नहीं बनेंगे। और आप जैसे आप सेंसिटिव स्किन की बात करें, ये भी कर सकते हैं ना, पहले आप हैंड्स पे अप्लाई करके एक दफा देख लें, हैंड फेस पे करें, हैंड पे फिर फेस पे करें, क्योंकि हैंड की और जो स्किन फेस की जो होती है वो थोड़ी सी अच्छा, थोड़ा सा एक सेकंड देना मुझे। ये सिर्फ मैं आप लोगों को पहचान बताने लगी हूँ कि जहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये आंबा हल्दी ले गई, ये छिलका होता है, ठीक है। आंबा हल्दी ये अंदर वाला पार्ट होता है, आप देख के लिया करें, ठीक है। आंबा हल्दी पिसवा के रखें, दूसरी हल्दी निशान छोड़ जाती है, फिर लोग इरिटेशन में लगाते नहीं है। असल चीज ये है, लेमन और आंबा हल्दी मिला के लगाएं, ना निशान होंगे वैक्स के बाद के, और आपकी स्किन जो सॉफ्ट और ब्राइट भी रहेगी। ज़बरदस्त है, आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बता दिया। और ख़वातीन का तो मेरे ख्याल में बहुत सी ख़वातीन का, मेरे ख्याल में 70 to 80% ख़वातीन का ये मसला था, जिस पर आज आपने रोशनी डाली और मैंने स्पीड में फटाफट बाइंड अप भी कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और होपफुली ख़वातीन जो आज देख रही हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर आपने मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना है तो वो फिर आप दोबारा इस टोटकों को दोबारा सुने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अगर आप अधूरा इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आप कंप्लेन कर रहे होंगे कमेंट में, उसका फिर फायदा नहीं होगा। मुकम्मल आपने बताया कि आपने साथ यही करना और अपनी स्किन टाइप को लाजमी आपने कंसिडर करना। जी, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहे, देखते रहे सुनो पाकिस्तान प्रोग्राम में। वंस अगेन वेलकम कहेंगे नाज़रीन आपको, और अब बात करेंगे पाकिस्तानी टैलेंट की। तो पाकिस्तानी किसी भी मैदान में जाएं, दुनिया को पीछे छोड़ें। आजकल पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा ने आलमी सतह पर तालीमी मैदान में दुनिया भर के तलबा को पीछे छोड़ दिया है। GCSE और O लेवल के बाद A लेवल में भी रिकॉर्ड बना डाले हैं महानूर ने, और मजमूई तौर पर A लेवल के इम्तिहान में आलमी सतह पर 6 रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। शानदार कामयाबी के सबब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में दाखिला भी उन्हें मिल गया। इस वक्त रिकॉर्ड साज और होनहार तालिबा महानूर चीमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम महानूर। महानूर वेलकम कहेंगे सबसे पहले आपको तो, और ये जानना चाहेंगे कि ए लेवल में तो एक ए जो है ना वही हासिल करना, वो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने 19 ए इकट्ठे ले लिए, ये कैसे मुमकिन कर दिखाया? मेरे लिए कभी एज लेना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैं कम टाइम में भी पढ़ के वही कवर कर लेती हूँ और थरली कवर कर लेती हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं फील हुआ कि ये काम मुश्किल है। मुझे लगता है मेहनत से हर बंदा कर सकता है। अच्छा, हमें ये भी बताएं, आपने होम स्कूलिंग की है ना, कभी आप ट्यूशन गई हैं ना ही कभी स्कूल गई हैं, तो ये कैसे पॉसिबल कर दिखाया फिर आपने? मैं GCSEs में तो स्कूल जाती रही, और A लेवल्स के पहले कुछ 6-7 माह में भी स्कूल गए, लेकिन मेरी वैसे भी मेजॉरिटी स्टडी घर पे ही होती थी मामा के साथ, तो होम स्कूलिंग पे आना कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं था। मैं कहूँगी द सीक्रेट टू माई सक्सेस इज़ माई मम, क्योंकि सारा मतलब शेड्यूलिंग करना, एग्ज़ाम्स बुक करना, बुक्स निकालना, मेरी जामेस्ट्रा को जो मेरी हेल्प करना, शी इज़ बीन इनवैल्यूएबल। बिल्कुल मानूर, हमें आप पर बहुत फख्र है और आपकी वालिदा को भी क्रेडिट जाता है। ये बताइए कि आपकी मदर आपकी किस तरह से प्रिपरेशंस करवाती थी, और एक दिन में आप अंदाज़न कितने घंटे पढ़ा करती थी? मैं कहूँगी बड़ा ही कोई प्रोडक्टिव डे हो जहाँ मैंने बहुत काम करना हो तो कोई 3.5-4 घंटे पढ़ लूँगी, लेकिन नॉर्मली इतना नहीं होता। मेरी मामा क्योंकि मैंने जैसे कहा सारी शेड्यूलिंग वही करती है, मेरे टाइम टेबल्स बनाना, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बुक करना, वो सारा उनके हाथ में ही है, तो शी इज़ बीन ज़बरदस्त। हमें ये बताएं, इस वक्त बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल के जो तलबा और तालिबात है वो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि ये काफ़ी मिस्टेकन कंसेप्शन होती है कि आपके पास या पैदा होते ही टैलेंट होता है या आपके IQ होता है या नहीं होता। ऐसा नहीं है। जब जिस बंदे ने अपने सामने एक टारगेट रखा हो उसकी तरफ कंसिस्टेंट मेहनत करे, डिटर्मिनेशन के साथ वो पहुंच जाते हैं। ज़बरदस्त, कितना अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताया भी है। और यही बात है कि यहाँ से आपको सीखने को भी मिलता है कि ज़रूरी नहीं है आपने 8-9 घंटे स्कूल जाना है, फिर आपने एकेडमीज में भी जाना है, आप घर में भी तैयारी करके बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। मानूर के आप एक्सप्रेशंस देखें, उनके तासुरात देखें, लगता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस्ड है। मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हो ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हैं, जो कि अच्छी चीज भी है, लेकिन आप थोड़ा सा लाइट लें, एंजॉय करें अपनी स्टडी को, तो फिर आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं बजाय रटा। और साथ ही साथ आप हमारे प्रोग्राम को भी एंजॉय करें, तो उसको भी आपने एंजॉय करते रहना है, क्योंकि हम एक छोटी सी ब्रेक लेने लगे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन्फॉर्मेशन होगी, कई मजा आए, देखते रहें सुनो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे मुल्की हालात पर। तो मुल्क में सियासी कशीदगी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। स्पीकर समेत कई हुकूमती शख्सियात की जानिब से अपोजिशन को मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की पेशकश की गई थी।
जिस पर तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आया है और मुज़ाकरात के लिए माहौल को साज़गार बनाने का मुतालबा किया गया है। सेनेटर अली जफर ने यह वाज़ेह किया कि हुकूमत के पास ताकत है तो पहले साज़गार माहौल फराहम करे। मुज़ाकराती अमल का आगाज मुमकिन है, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं और बातचीत से ही ये हल निकलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पहले आप वाली सूरत हाल में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके पास असल में ताकत और इख्तियार होता है पहल करना उसका बनता है। ऐसा ही है, मगर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया के जरिए जो पैगाम आया है और वो आजकल बहस का मौजू भी बना हुआ है, हम देख रहे हैं एक सीनियर सहाफ़ी अपने कॉलम में ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 27वीं तरमीम के इम्कान को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हज़म नहीं कर सके, मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, अभी किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर तजिया लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नासिर बेग साहब। नासिर साहब वेलकम कहेंगे आप पाकिस्तान में। कहिएगा कि पहले ही खबरें आ रही थी और अफवाहें भी आ रही थी कि 27वीं तरमीम आने वाली है, हुकूमत में बड़ी तब्दीली आ सकती है, मगर इसहाक़ डार कहते हैं कि अभी हम 26वीं तरमीम को ही हज़म नहीं कर सके। 26वीं तरमीम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हुकूमत को अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही? बहुत सी मुखालफत है। थैंक यू जी जी, और गुड मॉर्निंग। वेलकम। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो अभी तक दूसरे तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, ख़ास तौर से जजिस का तगर्रुर, आइनी बेंच, और मेरा ख्याल है बिलावल भी आइनी बेंच को तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। वो आइनी कोर्ट जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा रहे थे वो, जो कई मुल्कों में दुनिया के। एनीवे कंप्रोमाइज़ हुए हैं और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को तैयार कर लिया था 26वीं तरमीम एज अमेंडेड बाय फजलुर रहमान को वोट देने के लिए, लेकिन एन वक्त पीटीआई फरार हो गई। ये मैंने जुमला इस्तेमाल किया है जानबूझकर, फरार हो गई। मौलाना भी यही कहते हैं, तो इसलिए वो हज़म नहीं हो पा रही। जहाँ हज़म हो जाएगी उस पर अमल शुरू हो चुका है, काम उस पर शुरू हो चुका है। जो मकसद था वो तकरीबन हासिल हो गया है और ऐसे मामलात में रुकावटें खड़ी करती गई हैं जो यकीनी तौर पर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, मईशत, इन सब को लेकर डूबने वाला था पूरा सिस्टम, तो वो कर दिया गया है। 27वीं तरमीम का मेरी भी अच्छे लोगों से बात हुई है जो जानते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी बात आर्मी चीफ से हुई है या किसी इसहाक़ डार से होती है। मैं उनको जानता हूँ जो ड्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है और न आने की उम्मीद है। अच्छा। तो बिलावल का एक जुमला इसके अंदर इजाफा कर लें कि 26 के बाद 27 आती है, लेकिन हम यहाँ 27 को नहीं। नासिर साहब, तो ये जो हम बातें सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई शुनीद नहीं है, आपने भी थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे आप कोई प्लान नहीं है। लेकिन जो बताने वाले हैं, जो कादरी, वो तो ये भी बताते हैं कि जनाब सूबे बहुत ज्यादा बन रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जनाब दूसरे ममालिक देखें, उनकी आबादी कम है, इतने सूबे हैं वहाँ पर। जी जी। एक सूबे के आप 3 हिस्से कर रहे हैं शायद। जी। बलूचिस्तान के 3 हिस्से कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। बलूचिस्तान के 3 हिस्से कर रहे हैं, सिंध के 2 हिस्से कर रहे हैं शायद, जी जी। 3 कर रहे हैं, वो मतलब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं आप जी। एक अजीब और फार्मूला है जो सोशल मीडिया पर है। हो सकता है कि कोई थॉट हो, कोई लाउड थिंकिंग हो, ये पॉसिबल है क्योंकि सुबह की तो बात हो रही है जी। कराची में भी एक पार्टी कहती है सुबह दो और फिर हुकूमत में शामिल हो जाती है, वो चुप हो जाती है उसके बाद। सही जी जी। इसी तरह पंजाब में भी सूरत हाल है, बलूचिस्तान में सुबह की सूरत हाल सॉरी क्यों बनती है इसका मुझे समझ में नहीं आया। केपी में क्यों बनी सूरत हाल सुबह की। नासिर साहब, कता कलामी की लॉजिक होनी चाहिए, इस पर भी रोशनी डालिएगा। वो ये कहते हैं कि का भी हमारी बात की बेस ये है, हम इस बेस पे ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो जहन साजी की जा रही है इस ज़मन में उसके वाज़े सबूत मौजूद हैं, यानी कि बातें की जा रही हैं, जहन साजी की जा रही है जो ताकतवर हल्के हैं उनकी, कि जनाब आप तैयार रहें सियासी सतह पर भी, और इस पर एतराज़ नहीं होगा ना नून लीग को ना पीपल्स पार्टी। नहीं, मेरा ख्याल है ये बहुत कच्ची सोच है जी।
इस पर बड़ा एतराज होगा। ठीक है, नून लीग को भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी को भी हो सकता है, अच्छा, और बहुत लोगों को हो सकता है। ठीक है, एतराज़ात सामने आ सकते हैं। नासिर साहब, ये भी कहेगा तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत से साजगार माहौल फ्राहम करने का मुतालिबा कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर की बात की जाए तो उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के पास ताकत और इख्तियार है, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल बनाया जाए। तो ये जो मुतालिबा है ये किस हद तक जायज़ है और कौन सा वो माहौल है जो साजगार माहौल ये डिमांड कर रहे हैं? मगर क्लाउड बर्स्ट ना हो, बारिश ना हो रही हो, पहाड़ों से पत्थर ना गिर रहे हो, अच्छा मौसम हो, ठंडी ठंडी खुद हवा चल रही हो, लॉन में बैठ के बात करें। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? आपको साजगार माहौल, मैं तर्जुमानी किसी की नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, कई बार दिया गया। हाँ। एक बार मखदूम शाह महमूद साहब ने एक डेलीगेशन को लीड किया PDM-1 के साथ मुज़ाकरात में, और उसमें तय पाया कि हम 3 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और आम इंतखाबात करा देते हैं। डेट तक आ गई, शाह साहब वापस गए, खान साहब ने मना कर दिया कि तुम किसी ट्रैप में फंसते जा रहे हो। साजगार माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। तो सर ये कहीं माहौल साजगार माहौल से ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता कि साजगार माहौल मतलब सजाओं को टाल दिया जाए फिर बातचीत आगे बढ़े? सजा मेरे भाई, सजा तो अदालत दे रही है ना जी, उसको आप कैसे टाल सकते हैं जी? उसको आप माफ कर सकते हैं, और माफ करने के लिए कोई जवाब चाहिए आपको। क्यों माफ करें आप? सही बात, ये भी हो बिल्कुल सकता ठीक है, कोई जवाब माफ चाहिए, करने को भी माफी जो है वो मुमकिन होगी और माफी से ही तलाफी का रास्ता निकलेगा। नासिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान के बाद सेनेटर फैसल वावडा ने अब ये दावा किया है कि केपी के सरकारी फंड से 10% मुसल्ला गिरोहों को जा रहे हैं। इसके लिए केपी में ऑपरेशन बंद करने के मुतालबात जो हैं वो किए जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आपको ये दावा किस हद तक दुरुस्त लगता है? देखिए, ये दावा उस खबर से, उस हकीकत से बहुत कम है, बहुत कम है जी। जो ये थी कि तालिबान जो वापस आए, मुसल्ला तालिबान, जी जी, दहशतगर्द, उनको रिहा किया गया, उनको वापस लाया गया पाकिस्तान, या उनको आबाद किया गया, जो उन्होंने टेररिज्म शुरू कर दिया। जी जी, फिर जेल में जो तालिबान कैद थे, खतरनाक कैदी, उनको रिहा किया गया, जी, और उन्होंने रिहाई के बाद तबाही मचा दी जो अब तक मची हुई है। तो फैसल वावडा ने छोटा दावा किया है। ये दावा तो ये है बड़ा वाला, जो हुकूमत, फौज, वजीर आजम से लेकर आर्मी तक सब तस्लीम करते हैं क्या हुआ, और इस पे जनरल कमर भी इन्वॉल्व थे और इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व थे। तो बेग साहब, अगर ये दावा उनका छोटा है तो फिर उस दावे को बड़ा हम समझ लें जो वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर कोई थोड़ी सी खराबी पैदा करने की कोशिश की तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी रगड़े जाएंगे। इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। इस मुल्क में क्या नहीं हुआ है? इस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई है, जी, पता है ना आपको। जी, इस मुल्क में नवाज शरीफ को 2 बार छोड़ना पड़ा है, बेनजीर को 2 बार हुकूमत छोड़नी पड़ी है। तो फैसल वावडा जूता समेत आते हैं प्रोग्राम में, बता देते हैं वो क्या होता है, और वो पीर पगारे की तरह पेशगोइयाँ करते हैं, लेकिन उनकी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब भी आज की इस वक्त की सूरत हाल में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर के और फौज के, आर्मी चीफ के। वो यही कहना चाह रहे हैं ना, भी कहिएगा, जैसे आपने इस बात पर तो रोशनी डाली है, लेकिन हमने गुज़श्ता रोज़ एक और चीज़ देखी है कि बलूचिस्तान में गिरफ्तार प्रोफेसर जो हैं वो कलअदम BLA के दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सहूलतकारी फ्राहम कर रहे थे। उनकी जानिब से एतराफ़ भी सामने आ गया, वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। अभी बताया कि जो नौजवान दहशतगर्द गिरोहों का ईंधन बन रहे हैं, इससे कैसे रोका जाए, क्योंकि इस शख्स का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही था, कहीं बाहर से नहीं आए थे। ये बड़ी खतरनाक बात है, और ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है ये। डॉक्टर माहरम को आप जानती हैं, वो भी हुकूमत के खर्चे पर उन्होंने तालीम हासिल की थी। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर उधर चले गए, और ये क्यों चले गए ये जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम होगा, हुकूमत को मालूम होगा, कैसे रोका जाए ये भी उनको पता होगा, और रोकने की कोशिश भी हो रही है कि जहन साजी को बेहतर बनाया जाए। ये काम सियासी काम है, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि ये काम फौज को करना पड़ा है। DGISPR ने बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं तलबा के साथ, तलबा और तालबात के साथ, और बड़े
हॉल्स के अंदर खिताब किया है, उनके बड़े सख्त क्वेश्चंस लिए हैं और उनके जवाब दिए हैं बहुत अच्छे अंदाज में। ये काम था करने का अता तारड़ साहब का, जिनको निशान इम्तियाज मिला है, हुकूमत के वजीरों का जो इस वक्त गाड़ियों में घूम रहे हैं और सिर्फ बयान देते हैं। अमली काम पे अगर हुकूमत जाए, सियासी हुकूमत, तो उसका असर होगा। देखिए एक रोड बन रही है कराची से कोयटा तक जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैसला होगा, लेकिन ये फैसला किस तरह हुआ है? ये फैसला अवाम के चंदे से हुआ है। जो पेट्रोल प्राइस थी वो अवाम को नहीं दी गई और वहाँ डाल दी गई। खैर बहुत अच्छी बात हो गई वो, लेकिन इसी तरह के इकदाम करने होंगे आपको कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर इसी तरह के लेक्चर देने होंगे, लोगों के पास जाना होगा, लोगों से राब्ते करने होंगे। ये प्रोपेगेंडे का तोड़ जो है ना, ये करना जरूरी होगा। आपने ये सही फरमाया कि DGISPR इस मामले में फ्रंट हैं और तलबा से वो गाहे बगाहे मुलाकातें भी करते रहते हैं, उनके तल्ख सवालों के बड़े अच्छे धीमे अंदाज में जवाब भी देते हैं, लेकिन सियासी क़यादत को भी आगे आना चाहिए और उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए और उसका इम्पैक्ट मजीद ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसी है। और प्रोग्राम में मेरे ख्याल में मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं, क्योंकि सियासी बातों के बाद ना प्रोग्राम का भी थोड़ा पारा हाई हो जाता है। तो जिनका आप जिक्र करने जा रही हैं वो थोड़ा सा सियासी भी वो तो नहीं है नहीं, वो जरा अच्छी सी बात हो जाएगी। क्योंकि जब बर्थडे की बात आती है ना, सेलिब्रेशन की बात आती है, तो मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। केक शेक हैप्पी बर्थडे का ही गाना बजता है। तो जी आपको बता चले कि पाकिस्तान के नावर फोक गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खिलवी आज 71 साल के हो गए हैं जी। 7 मुख्तलिफ ज़ुबानों में 45,000 से ज़ायद गीत गाकर दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले इस अजीम फनकार का नाम 1994 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनकी खिदमात को सराहते हुए 1991 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा है। बिल्कुल जी, 1972 में पहली बार रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से गाना गाकर अताउल्लाह खान साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया। अगले ही बरस उन्होंने PTV के मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर और मियां वाली में कॉन्सर्ट के जरिए अपनी पहचान मजीद पुख्ता की। 1977 में अताउल्लाह ईसा खिलवी के 4 फोक एल्बम्स रिलीज हुए जो मकबूलियत की नई तारीख रकम कर गए। खेतों में चलते ट्रैक्टर हो या फिर शाहराहों पर दौड़ते ट्रक, हर तरफ अताउल्लाह ईसा खिलवी के गाने सुनाई देते हैं और अगर हम देखें तो ट्रक के अंदर गाने और पीछे अताउल्लाह की तस्वीर भी लगी होती है। ऐसे ही है। मोहब्बत, जुदाई और दर्द की कहानियां अताउल्लाह की आवाज में अमर हो गई हैं। आप भी थोड़ा सा लुत्फ लीजिए इनका, हम भी लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक अहम समाजी मसले के हवाले से। तो मियाँ बीवी का रिश्ता जिंदगी का सबसे खूबसूरत और नाजुक रिश्ता भी होता है। ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और एक दूसरे की बात को समझने पर कायम रहता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, गलतफहमियां या गुस्से में कहे गए अल्फाज इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर देते हैं। ऐसा ही। और कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि हमें ये लग रहा होता है कि इख्तलाफ खत्म करने के लिए पहला कदम उठाना हमारी कमजोरी है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। पहला कदम रिश्ते की असल ताकत है और माफी मांगने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो अपनी अना को पीछे छोड़ के रिश्ता बचा लेता है। बिल्कुल जी। और सवाल ये कि क्या हर इख्तलाफ लड़ाई में बदलना ही जरूरी है जी, या फिर क्या गुस्से में दिया गया फौरन जवाब रिश्ते को कमजोर करता है? और क्या माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? इस रिश्ते की नजाकत और खूबसूरती को बहाल रखने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान मौसर बातचीत का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये अहम सवाल। बिल्कुल जी। और इन्हीं सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ हैं आज रिलेशनशिप कोच इजाज बुखारी साहब। वेलकम कहेंगे इजाज साहब आपको शो में आज। और ये कहेगा कि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान मुस्बत बातचीत जो है वो बहुत कम होती जा रही है। लाइक आप छोटी सा कोई इशू होता है, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, आप ईगो आगे लेकर आते हैं और आप बात करना छोड़ देंगे, वो मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर मेरे अली का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि जहाँ पर अना और रिश्ता दोनों आ जाएं तो वहाँ पर आप रिश्ता बचा लें। वहाँ पर आपको अना का ध्यान ख्याल नहीं रखना चाहिए। बाकी आपने जो लफ्ज़ इख्तलाफ का इस्तेमाल किया, तो देखिए हम अपने जिस्म को देखें तो हमारा पूरा जिस्म जो है वो मजमुआ है तजादात का। यानी जो हाथ काम कर सकते हैं वो पाँव नहीं कर सकते, जो पाँव कर सकते हैं वो नाक नहीं कर सकते।
ऐसे। तो इस तजाद ने भी तो हमारे वजूद को एक इत्तेहाद की सूरत में जन्म दे रखा है ना। आप देखिए वो भी तो चल रहा है ना जनाबे वाला। इसी तरह से जब ये कहते हैं ना कि मियाँ बीवी उनकी सोच एक जैसी है, मेरे ख्याल में वो तमाम तर रिश्ते जहाँ सोच एक जैसी हो उनमें हुस्न ही नहीं रहता, ठीक कह रहे हैं, हैं ही मुख्तलिफ। बिल्कुल सही कह रहे जब एक औरत को एक मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया, एक मर्द को मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया, तो उनका एक जैसा होना मुझे नहीं समझ आता कि लोग क्यों कहते हैं वो एक जैसा क्यों नहीं सोचते। देखिए वो एक जैसा सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, ठीक बात उन्हें एक जैसा एक तो नहीं सोचना। बस सिर्फ एक चीज है जिसका खास तौर पर हम सबको ख्याल रखना चाहिए, वो है सुनना। जिसको समझने के लिए सुनना आता है उसके साथ रिश्ता खराब नहीं होता। हमारे यहाँ सुनाने के लिए सुना जाता है, यानी इब्तदा में कोई लफ्ज बोलने लगे तो पहले जुमले से उचक लिया और फिर अपने हिस्से की बात करके उसको मुकम्मल कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा हमारे रोजमर्रा में, आप अगर किसी को शेर सुनाने लगे और खुदा न खास्ता उसको शेर आता हो जी, तो कभी आपका शेर मुकम्मल अपने अल्फाज भी आपके मुंह में डाल देगा। सही बात है, सही बात उससे अंदाजा होता है कि कितने अधूरे हैं ये लोग कि जो आपको पूरा होते हुए देख ही नहीं सकते, कि वो उधर ही आपको टोक के तो अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो इस तरह मियाँ बीवी के यहाँ भी यही मामला। जी जी फरमाइए। इस रिश्ते को बचाने के हवाले से अब हम देखते हैं कि तलाकों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब मुख्तलिफ जो वकला हज़रात हैं उनसे बात होती है, अदालतों के मनाज़िर हम देखते हैं, तो कहते हैं कि इस रिश्ते को बचाने के हवाले से और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के हवाले से इतनी इतनी मोटी किताबें मौजूद हैं, हल उनमें भी नहीं है। तो आप आज आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे, आप हमें क्या हल बताएंगे जो किताबों में नहीं है? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, किताबों के हवाले से भी वो बड़ा खूबसूरत किसी का एक शेर था कि लफ्ज़ तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। वाह वाह वाह। तो इसका मतलब सिर्फ किताब की हैसियत वो नहीं उस तरह से रहती। देखिए जितने भी कुतुब आई हैं उनके साथ नबी आए हैं जी, इसका मतलब वो इंसान होता है जो आके आपको कुछ समझाता या कराता है। जब दो लोगों के दरमियान जब भी कभी इख्तलाफ पैदा हो, खासतौर पर हस्बैंड वाइफ में, सबसे पहला काम तो वो ये करें कि अपने रिश्तेदारों में से किसी से उसका जिक्र बताएं मत। बहुत सही बात। क्योंकि वो अपने हिस्से का तजुर्बा करते हैं उनके ऊपर। जब आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं वो बायस्ड नहीं होता। और आप इसको भी तकलीफ बीमारी समझें जिस तरह बाकी बीमारियों का बीमारियां समझते हैं। और फिर हम बाकी बीमारियों को भी तो ट्रीट ऐसे करते हैं कि जैसे बहन को फ़ोन करके पूछ लेती है एक बहन के, तुम्हारे जब सर में दर्द होती है तो तुम वो नीली गोली खाती हो कि पीली, तो उसकी एक्सपर्ट उसकी बहन बन जाती है, वो डॉक्टर के पास हालांकि हो सकता है उनको कोई और चीज ट्रीटमेंट के लिए यूज हो। इस तरह से आपने इजाज़त एक और बड़ी खूबसूरत बात की है आगाज में ही कि दोनों लोग डिफरेंट होते हैं और यही हुस्न है रिलेशन का। और मर्द और औरत तो वैसे भी बहुत से एतबार से डिफरेंट हैं। हमने देखा है जब खास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते की बात की जाए तो जो मेल होता है वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ ज्यादा उसका ध्यान होता है। ख़वातीन की हम बात करें तो वो इमोशनली ज्यादा सोचती हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, सुनने की आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप अगले बंदे की बात को सुने, आपने काउंटर नहीं करना कि आपने जवाब क्या देना है और अपने आप को कैसे बचाना है। तो ये जो सुनने की कमी आती जा रही है और ये जो लॉजिकल और इमोशनल चीजें हैं, इनको कैसे एक सेंटर में लाकर इससे कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है? दोनों एक तो बैठ के बात करें और घर के उस कोने में बैठे जिनमें से दोनों में से किसी एक को वो कोना पसंद है, ठीक है, वहां पर बैठकर वो कहें कि हम बैठ रहे हैं और हमारा मकसद एक दूसरे से लुत्फ लेना है और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। और उसको यकीनी हम कैसे बनाएंगे? जब हम एक दूसरे को सुनेंगे, उसमें स्टॉप वॉच के जरिए वो टाइमर लगाएं और कहें कि देखें 2 मिनट 3 मिनट मैंने जब बात करनी है आपने ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ही वो नोट्स बना लें फिर उसे कहें कि अब 3 मिनट मैंने इसके ऊपर बात करनी और आपने आगे से बात नहीं करनी। अब जब वो इसकी मश्क शुरू कर देंगे तो आहिस्ता 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 उन्हें पता लगेगा कि बात क्या थी। मर्द हजरात के साथ एक मसला ये होता है कि वो जब जुमला शुरू करते हैं तो जो बात उन्हें वाकई अगले को मुतासिर करने वाली होती है वो बाद में आती है, चिढ़ाने वाली पहले आ जाती है। अच्छा, अगर वो उसको रिवर्स कर लें कि यानी वो बात उन्हें पता है कि मैं ये जुमले जब बोलता हूँ, अब मिसाल के तौर पर साहब कहते हैं कि मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ तो मुंह ना बना लें, हाँ, वो पहले कह दिया, उसके बाद तो बात हो नहीं सकती, वैसे पहले मुंह बन जाएगा, पहले मुंह बन जाएगा, उसके बाद तो बात हो नहीं सकती। तो आप क्यों पहले से तय कर रहे हैं कि उसका ये नतीजा निकलेगा? और इस तरह हस्बैंड बात शुरू करता है तो खातून खाना आगे से फरमाती है मुझे पता है आप क्या बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब अपने जुमलों को ही आप जो है ना रिकंस्ट्रक्ट करें, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। अच्छा बुखारी साहब, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस खूबसूरत रिश्ते में, मियाँ बीवी के अज़दवाजी रिश्ते में, माफ़ी मांगना कमज़ोरी है, कोई माफ़ी में पहल कर ले तो यही कमज़ोरी है। आप क्या समझते हैं कि ये कमज़ोरी है या फिर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है? इसमें पहल कर देना दानाई है, अक्लमंदी है, बेहतरी है? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं को 500 के करीब कपल था तो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग कराने गया हुआ, तो मैंने उनमें से एक खातून ने मुझसे सवाल किया कि सर मुझे ये बताएं कि जब माफ़ी मांगने की बात आए तो किसको पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि जिसको पता है उसका रिश्ता है वो माफ़ी मांग लेता है, जब तक इल्म ना हो उस चीज़ का। और माफ़ी मांगना ताकत होती है, ये कभी कमज़ोरी नहीं होती। ताकतवर आदमी माफ़ी मांगता है, कमज़ोर आदमी कहाँ से माफ़ी मांगेगा?
तो आप जब माफ़ी मांग लेते हैं इसका मतलब रिश्ते की तौकीर है आपकी नज़र में, आप रिश्ते को अहमियत देते हैं। और अगर आप माफ़ी मांगने पे यकीन नहीं रखते तो फिर क्या होगा, पहले आप खुद शिकार होंगे, फिर आपके साथ जुड़े लोग शिकार होना शुरू हो जाएंगे। अब जब आपके बच्चे आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे होते, माफ़ी कभी ज़बरदस्ती नहीं होती, दिल से होती है। जबरदस्ती की माफी तो अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं, उससे तो आपकी लर्निंग ही कोई नहीं। वैसे भी आजकल माफी का बड़ा तस्करा चल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मांग नहीं रहे, उज़ैर क्या कर सकते हैं। इजाज़ साहब ये भी कहिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं माफी मांग लेनी चाहिए, हम ये भी कहते हैं कि नाराज होने वाले को इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए कि मनाने वाला खुद ही रूठ जाए। तो वाह, वाह, बहुत वाह, से क्या लोग क्या गोल्डन वर्ड्स हैं, वाह क्या बहुत खूबसूरत से बात। लोग ऐसे भी होते हैं उज़ैर, हमने देखा है कि जो माफी में पहल करते हैं, वो खातून भी हो सकती है। हमने बहुत से अच्छे शौहर भी देखे हैं जो अगर मैके चली गई या बीवी वो मनाने जाते हैं। लेकिन अब वही अगेन बात है, जहन साजी कुछ ऐसी कर दी जाती है इन लॉज की जानिब से। मैं दोनों तरफ बात कर रही हूँ कि अगर कोई एक बेचारा माफी मांग भी रहा है, वो मना भी रहा है, बेशक उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो रिश्ता बचाना चाहता है, वो अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहता है, लेकिन अगला नहीं मान रहा, तो उस पर क्या करें? जिद में लगे होते हैं। वैसे आपको एक बात अर्ज करूं, आपके इत्तला के लिए अर्ज है, आजकल मर्द भी माफी मांग रहे हैं। मैंने यही कहा है, पहले यही ये तो कहा है कि खातीन वो के घर साथ जाकर मनाते हैं था। बेचारे। और वो जब उन्हें मनाने के लिए जा रहे थे तो उसमें जो वो मानना चाह रही होती है, वो जो उसकी बहनें होती हैं जो वैसे पहले से घर आके बैठी होती हैं, या उसकी जो सहेलियां होती हैं, या जो बाकी लोग होते हैं, वो उसको कहते हैं नहीं नहीं इसको जरा टफ टाइम दो, इसे पता तो चले तुम्हारी अहमियत क्या है। अगली दफा ऐसा नहीं और करेगा उसमें उसको फिर किसी और की अहमियत नजर आना शुरू हो जाती है, वो फिर उसको वहीं बिठा लेता है और कहते हैं जिसकी नजर में मैं अहम हूँ फिर मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ, या वो अफेयर चला लेते हैं। आपने देखा होगा कि वाले लोग जो है ना काम खराब करते वही हैं, काम खराब करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं। देखिए हमें एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए जो बायस नहीं होते, और आप लोगों के शोज के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें अब हो रही हैं। बुखारी साहब लास्टली जरा हमें ये बता दें कि इस रिश्ते की नज़ाकत खूबसूरती को बहाल रखने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, किस तरह की मौसर इनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वी टाइम पहले होता था, मी टाइम अब है वी टाइम। ठीक है, तो हमें जो हमारा वक्त है उस वक्त को इंश्योर करें। पहले क्या होता था, बेगमात को ये कहा जाता था कि आप शाम को बाकी सारे काम काज जब खत्म हो जाए, जब साहब तशरीफ लाएं तो अब तैयार होके वहां पर मौजूद जी। अब तो बच्चे तक नहीं सो रहे होते 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक जी, ऐसे ही तो है। उनका वक्त उन्हें मिलता ही नहीं है जब और फिर जॉइंट फैमिली ऊपर से एक और सिलसिला है। तो जब उनको वक्त नहीं मिलेगा, उन्हें एक दूसरे को दरियाफ्त करने का वक्त नहीं मिलेगा, तो उसके नताज वही निकल कर आएंगे। और दूसरा फेक इट टू मेक इट, उन्हें कहें खुदा के वास्ते फेक करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना एक दूसरे के साथ शुरू करें। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें, और फिर ये भी हो जाता है कि वाकई भी वो रियलिटी बन जाती है। आपने यकीनन बड़ी बन जाती खूबसूरत है, बात की है। यकीनन बन जाती है। तो फेक इट टू मेक इट के मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत बिल्कुल। है। और हस्बैंड को ज्यादा सुनना चाहिए, ठीक है, जितना वो ज्यादा तारीफें शरीफें ज्यादा करें, तारीफें भी करें और भरे हुए को भरने की जरूरत नहीं है, पहले उसे खाली करें, फिर कहीं जाकर आप उसे भरें। जबरदस्त, खूबसूरत बहुत पैगाम शुक्रिया आपकी तरफ से इजाज़ साहब, आगे आपने लास्ट में। डिटेल Thank you तरीके so से हमें फटाफट वो पॉइंट्स हाईलाइट करके बता दें किस तरह से इस रिलेशन को, जो कि बहुत मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, इसको हम खुद से चूज कर रहे होते हैं। तो आप लोग जो भी मियाँ बीवी आज का ये सेगमेंट देख रहे हैं, प्लीज अपने इख्तलाफात को खत्म करें, अपने घर को एक खूबसूरत माहौल में बदलें, क्योंकि घर के अंदर जंग नहीं होनी चाहिए। दुनिया काफी, हमने बाहर जाकर भी अपने घर में बहुत सी चीजों से लड़ना होता है। घर के माहौल घर आपका सुकून का गहवारा होना चाहिए, और वो ऐसे ही। दोनों जो है मियाँ बीवी मिलकर उसे बना सकते हैं। जी। तो इसी के साथ नाजरीन लेते हैं एक ब्रेक, दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बच्चों के हवाले से। बच्चों के पहले 5 साल उनकी जहन साजी और बोलने या फिर सीखने की सलाहियत के एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, मगर आज के डिजिटल दौर में स्क्रीन का जो इस्तेमाल है वो बेइंतहा हो चुका है, जी जी। जिससे बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत शदीद मुतासर हो रही है। ऐसा ही है। और उज़ैर एक नई तहकीक भी सामने आई है जिसमें सेंसिटिव इंकशाफात किए गए हैं। तहकीक के मुताबिक स्क्रीन के इस्तेमाल का हर घंटा बच्चों में दिल की कमजोरी के खतरे को भी बढ़ा रहा है काफी हद तक, जबकि नींद की इस कमी भी देखते हैं हम सामने आ रही है इसी वजह से, और जो नुकसानात हैं उनमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि अगर बच्चों की नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती तो डैमेज करती है उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा ये चीज। और रिपोर्ट ये बताती है कि मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की जहनी नशोनुमा में एक बड़ी रुकावट बनता है। जो बच्चे ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं उनके बोलने की सलाहियत भी मुतासर होती है, क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है माहिर अमराज कल्ब प्रोफेसर बिलाल मुहैयुद्दीन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो हम ये देखते थे कि मतलब जो अभी इंकशाफात होना शुरू हुए चंद साल पहले कि मोबाइल का इस्तेमाल, टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों के अंदर ADHD के मसाइल, ऑटिज्म के मसाइल जो है वो पैदा कर रहा है। लेकिन अब जो तहकीक आई है ये पता चल रहा है कि दिल भी बच्चों के मुतासर हो रहे हैं स्क्रीन टाइम से। देखिए इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, अच्छा। ये हर एक को पता था। हाँ, ये हुआ जरूर है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में जो आर्टिकल छपा है जिसकी आजकल मशहूरी हुई है, कोपेनहेगन से ये निकला है, वो एस्थमा बेस्ड स्टडीज थी जो आगे से इस तरफ चल पड़ी।
हकीकत ये है कि हर एक को पता है कि बच्चों की नशो नुमा में और उनकी बढ़ोतरी के लिए बहुत लाजमी है वर्जिश। जी 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 जब वो वर्जिश नहीं होगी जी। और वो हर वक्त एक कमरे में एक छोटे से माहौल में बैठा रहेगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे कि आपने मुख्तलिफ, सबसे बड़ा तो मसला ये है कि जब एक बच्चा वर्जिश नहीं करता तो उसकी जो बढ़ोतरी के अंदर, जो कद की बढ़ोतरी, जो जिस्म के अंदर करेक्शंस आनी होती हैं वो नहीं होती। सो एज ए रिजल्ट उनकी आगे से जो आप लोगों ने सुना हुआ है ना कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना, ये सब, और आपने ये भी सुना हुआ है कि हमारे मुल्क में आजकल और बहुत सारे ममालिक में भी छोटी उम्र की दिल की तकलीफें आ रही हैं। ये दिल की तकलीफें वो वाली नहीं जो पैदाइशी होती हैं। ये वो वाली तकलीफें हैं जो आप अपने अंदर खुदकार डाल रहे हैं। तो वर्जिश नहीं हो रही, अच्छा, और एज ए रिजल्ट ग्रोथ नहीं हो रही, कम्युनिकेशंस नहीं हो रही, एज ए रिजल्ट उनकी उस तरह से अटेंशन स्पैन्स नहीं बनते। अच्छा, फिर एक और चीज है कि इंसान के लिए एक रेस्ट का फेज बहुत लाजमी है। जिस वक्त आप रात के वक्त बिलखुसूस बत्तियां बंद करके मोबाइल के साथ या किसी चीज के साथ लगे होते हैं तो एक ब्लू लाइट होती है, वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है और नींद भी नहीं आती उसके, और उसके बाद नींद भी सही नहीं आती। तो वो सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। सो बेसिकली एक अननेसेसरी एक्टिविटी। अगर आप किसी बच्चे से मैंने पूछा कि आज क्या खेला है तो कहते जी आज मैंने 3 गेमें टेनिस की लगाई हैं। वो 3 गेमें टेनिस की मोबाइल पे लगाई हैं। सो वो तो असल चीज नहीं है ना। या आपने गोल्फ खेल ली थी, मोबाइल के ऊपर गोल्फ खेल रहे हैं। असल हकीकत ये है कि जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको इनकरेज करना लाजमी है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है बिलाल साहब। जैसे आप कह रहे हैं कि फ़ोन को यूज़ करें, गेम्स भी फ़ोन पर, कार्टून्स भी फ़ोन पर, और हम देखते हैं ज़ॉम्बी की तरह बस फ़ोन को यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चे को अगर नींद भी आई हुई है तो वो होश में नहीं होता, फ़ोन यूज़ करे। ये भी ज़रा अगर आप रोशनी डाल दें कि जो पेरेंट्स हैं आखिर वो किस तरह से बच्चों का स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करें। देखिए, पहली बात तो यही है ना, जैसे कि हर कोई इस बात को मानता है कि जनाब ये अब चीज एक आ गई है। जी जी जी। लेकिन इस चीज का करेक्ट इस्तेमाल की बात की जाए। देखिए, ये एक एजुकेशनल टूल था जिसका काम रिसर्च में था, जिसका काम लोगों को मैसेजिंग पहुंचाने का था, जिसका काम दूसरी साइड पे था। लेकिन आज ये बन गया है स्पोर्ट्स का। वो गेम्स आ गई हैं, गेमिंग सिचुएशंस आ गई हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी गेम की नहीं है। वो आपने वो भी देखा होगा कि वो बच्चा बड़ा तेज गाड़ी चलाता है, कहाँ पे? गेमिंग में, और वो उसकी भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप चल पड़ी है। ये सारी चीजें गलत है। आपको बच्चों को प्लेइंग फील्ड में लेके जाना चाहिए, वहां पे एक्टिविटीज, और ये जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उनको कट डाउन करें। एक बात। दूसरा ये है कि आपका, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि बेटा ये आपका पढ़ने का टाइम है और इसके बाद आप खाना खुना खाओ और सो जाओ ताकि अगला दिन शुरू हो। तो उसी तरह ये आपका टाइम पढ़ने का है। इस वक्त तुम स्क्रीन टाइम पे हो सकते हो। इस वक्त तुम्हारा जो पढ़ाई का इससे ताल्लुक है, गो ग्रीन का चक्कर है, बहुत सारी और बातें हैं, तो इसलिए वो तो बात ठीक होती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है वो जो गेमें खेल रहे हैं, अब असल में हकीकत ये है कि आजकल ये हम लोग खुद इसके जैसे कहते हैं ना गलती है। वो छोटा सा बच्चा होता है, उसको कख नहीं पता, वालिदैन भी छोटी उम्र के हैं, ठीक है ना। वो बच्चे के शोर से तंग आए होते हैं, वो अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसमें कार्टून लगा के, तो बच्चे को वहीं से आदत पड़ जाती है। ये जो इस तरह की चीजें बनाने वाले हैं ना, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च की हुई है कि बच्चों को अट्रैक्ट कैसे करना है। प्रोफेसर, कितनी घंटे की या कितने मिनट्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अगर तालीम का पर्पस भी हम यूज ये कर जो रहे हैं? स्टडीज का जो स्टडी का आप हवाला दे रहे हैं ना, जिसमें कहते हैं ना पर आवर इंक्रीज का, वो उसमें 3 घंटे और 6 घंटे के हवाले से था, और उसमें छोटी उम्र और फिर बड़ी उम्र का था। इसी से उनका वो एनालिसिस आ रहा था कि ये इस तरह से सारा कुछ हो रहा है। हकीकत में ये है कि स्क्रीन टाइम ओनली एकेडमिक, नॉन चीजें जो है आजकल आपके यहाँ इतना चीजें आ गई हैं, वो टिकटॉकिंग हो रही है, कुछ फला हो रहा है, जो कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। उन सब चीजों से बचे। रहा ताल्लुक टाइम का, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किस वक्त वो टाइम यूज करते हैं। देखो ना, एक शख्स है जिसका सारा दिन आउटडोर के काम है, अब वो रात को बेड पे लेट के जो उसका सोने का टाइम था, वो सोने की बजाय ये हरकत कर रहा है। तो उसने कहने को उससे आधा घंटा 1 घंटा इस्तेमाल किया ना, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव वो 1 घंटा था, और ना ही और उससे नींद भी उड़ा दी, जो थकावट से प्यारी सी नींद आई। हम देखते हैं जितने डॉक्टर साहब ये डेवलप कंट्रीज हैं, बैकयार्ड में उनके घर के बाद ट्रैम्पोलिन लाजमी होती है। बच्चे जो है उस पर जंप कर रहे हैं जनाब, खेलते हैं और फिर बढ़ते भी हैं।
डॉक्टर साहब, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब आपने क्या देखा है कि किस तरह से बच्चों का हार्ट मुतासर हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो रहा है उनका दिल, जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इस बारे में जो करेक्ट एनालिसिस देने के लिए ना, अब हम लोग पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के अंदर इस पे काम शुरू करेंगे और वो उसके प्रॉपर एक एनालिसिस आएगा। लेकिन एक जुज़वी तौर के ऊपर जो चीज़ नज़र आती है, जब एक बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता, उसके अंदर खून की चर्बी वगैरह बढ़ती है, उसके अंदर शुगर के मामलात ख़राब होते हैं। हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली आज दुनिया में शुगर के मामलात में सबसे ऊपर है। और इसके बारे में इस चीज़ को भी ज़हन रखें, ये इलाकाई नहीं है, इंडिया हमसे पीछे है, नंबर हमारा ज्यादा परसेंटेज वाइज में भी और वैसे भी। तो ये एक इशू है हमारे अपने तौर तरीका जिंदगी का, हमारी खुराकों का, उन सबको दुरुस्त होने की जरूरत है ताकि आपके खून के अंदर से कोलेस्ट्रॉल खत्म हो, आपके अंदर जो शुगर है उसका कंट्रोल किया जाए और एक शख्स की प्रॉपर नशो नुमा की तरफ लेकर जाया जाए। जिस वक्त छोटी उम्र में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो ये बहुत तरह से आती है। एक तो होता है यकलख्त हार्ट अटैक होना और एक होता है ग्रेजुअल डिके होना हार्ट का, उसमें मसल का भी इफेक्ट है। आज ये नया टॉपिक शुरू हुआ है, अब इस पे लगातार तहकीक होती जाएगी और चीज़ें क्लैरिफाई होती जाएंगी। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोबाइल टेलीफोन को कैंसर के साथ एसोसिएट किया गया, ऑटिस्टिक के साथ मोबाइल और इन सारी रेडिएशंस का ताल्लुक है। हमारी अपनी फील्ड में कार्डियोलॉजी में लेफ्ट साइड के ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में जिक्र होता है क्योंकि हमारी रेडिएशन का एक्सपोजर इस तरह से होता है। तो ये हर चीज़ का एक एसोसिएशन डेवलप हो रही है और इसका भी आ जाना है। लेकिन चीज सिर्फ यही है कि अच्छा, आजकल एक नई बीमारी आई हुई है, वो आप पॉड्स लगा लेते हैं। अच्छा, वो भी वही चीज है, आप हैंड फ्री पे नहीं जाते हो, दूसरे वाले पे नहीं जाते। ईयर के इतने इन्फेक्शन हो रहे हैं, लोगों की समात कम हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिक को भी और वालिदैन को भी ये बताना है कि आप इसका ध्यान करें। और इसका ध्यान इस तरह से है कि आप अपने बच्चे का देखें कि उसका कंस्ट्रक्टिव टाइम क्या है, उसकी एक्चुअल स्कूल असाइनमेंट क्या थी, उसने उसमें रिसर्च में क्या टाइम था, वो जो भी था। ये जितना भी नॉन एकेडमिक वर्क है ना, दिस शुड बी, लोग तो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिनिमाइज्ड, लेकिन असल है कि दिस शुड बी फिनिश्ड। जैसे कि आप सिगरेट के लिए कहते हैं ना कि कम कर दें, वो कम नहीं होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। ये भी उसी तरह से है कि वो जो अननेसेसरी काम है ना वो ना हो, वो टाइम जाके प्रॉपर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करें, उसमें आपको फायदा मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि पहले हम ये इस पर भी बड़ी डिबेट हो चुकी है कि जो फ़ोन जो है ना यहाँ पर रख लेते हैं वो वाइब्रेट भी हो रहा होता है और फिर कुछ हमने देखा था कि अवॉइड करना लोगों ने शुरू कर दिया था, आगाही यही। लेकिन अब जरा मजबूरी बन गई है, 3 कैमरे दिखाने होते हैं यहाँ से बाहर निकाल के, तो जरा उन्हें भी बता दें कि ये किस हद तक नुकसानदेह अगर फ़ोन वहाँ पे वाइब्रेट करता है, रिंगटोन होती है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे जिसमें पेस मेकर डला हुआ है या कोई ऐसी है चीज, फिर तो 100% नहीं है कि उसमें वो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें आता है। क्लासिकली करेक्ट प्लेस जो है वो जिस्म से दूर का है, यानी कि आप कमरे में बैठे हुए तो फोन अपना एक साइड पे रखें, जैसे आप लोगों ने रखे हुए फोन साइड पे रखें। जो वैसे कहीं आपने ट्रैवल करना है तो कोशिश यही करें कि फोन साइड पे हो या आपके हाथ में हो, या कोई बैग हो, लेडी बैग्स होते हैं उसमें रखें, जेंट्स अपनी जैकेट की या किसी और की कोट की उसमें जेब में रखें। शुरू में लोगों ने बेल्ट्स के साथ हुक्स निकालनी शुरू की थी, एंड दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेस जहां पे आप बड़े जबरदस्त आपने हमें मशवरे दे दिए और खास तौर पर जो बच्चों के हवाले से मफीद मशवरे सामने आए कि उनको आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें ताकि वो फिजिकली भी इंप्रूव करें, उनका ब्रेन भी अच्छा रहे और ज्यादा मुतहर्रिक रहे। इतने छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे छोटे से दिल हैं तो उन बीमारी में मुब्तला ना हो। यही आज का प्रोग्राम था जी। होपफुली आपको आज के सेगमेंट पसंद आए होंगे और आपने हमारा साथ बस यूं ही देते रहना है। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहें सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।